हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। और मैं लेके आ चुका हूं आप लोगों को फिर से वन ऑफ द फेवरेट सीरीज में से एक निफ्टी 20 ETF ओवरव्यू पर। जी हाँ, बिल्कुल, जहां पर हम ये बात करते हैं कि निफ्टी 20 अगले एक हफ्ते में कैसा अपना परफॉर्मेंस लेके चल सकता है उसके ऊपर। पर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हमेशा दो इंपॉर्टेंट लेवल शेयर करता हूँ। अब देखो, मेरे को वीडियो के नीचे बहुत सारे लोगों ने कमेंट करते हैं कि आपने ये वाली बात भी बोली थी और आपने ये वाली बात भी बोली थी। तो देखो, अगर आप सारी वीडियोस को लाइन बाय लाइन देख रहे हो तो आप समझ जाओगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। और अगर आपने सिर्फ एक वीडियो देखी तो एक वीडियो देख करके आप कभी भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। आप सिर्फ एक 8 या 10 मिनट की वीडियो को देख करके ये निष्कर्ष कभी नहीं निकाल सकते कि ये चीज ऊपर जानी है या नीचे। आपने क्या करना पड़ेगा, पूरी सीरीज को ध्यान से देख के समझना पड़ेगा। मैं पूरी निफ्टी 20 ETF ओवरव्यू की सीरीज की एक स्पेसिफिक प्लेलिस्ट बनवा दूंगा ताकि आप लोग उसे बराबरी से देख पाएं। ये एक बहुत अच्छी लर्निंग की तरह भी काम करता है। अभी आपको पता है या नहीं पता है, मैं निफ्टी 20 ETF ओवरव्यू वाली वीडियो इस वाले जोन से बना रहा हूं। कहां से? 2024 के मार्च से। इस वाले जोन से हम समझ रहे हैं कि निफ्टी कैसे काम कर रही है, क्या ओवरऑल व्यू बन रहा है। हमने इस निफ्टी 20 की तेजी को पूरा पकड़ा। मैंने यहाँ पे समझाया भी था कि मार्केट जो है वो काफी ओवरबॉट वाली स्थिति में जा चुका है। थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। एक हेल्दी करेक्शन आएगा, तो हेल्दी करेक्शन भी आया। फिर यहाँ पे हमने चर्चा करी थी कि यहाँ पे मार्केट एक रिट्रेस बैक लेगा ताकि वो राइट शोल्डर बना सके। जितने लोगों को नहीं दिख रहा है मैं बता देता हूं। यहाँ पर ये आपका लेफ्ट शोल्डर हुआ, तो दूरी मेंटेन थी। तो यहाँ पे भी मार्केट ने नीचे जाकर के एक ये कवरिंग करी और यहाँ पे जाके क्या करा, एक राइट वाला शोल्डर बनाया और बोले हेड कहाँ पे है, तो ये जो ऊपर बना है ये हमारा हेड है। तो लेफ्ट शोल्डर, हेड और राइट शोल्डर, ये वाली थ्योरी भी कंप्लीट हो गई। इसके बाद हमने बात करी थी कि ये जो है नेकलाइन एक्चुअली में ऐसी नेकलाइन है। अगर आप ये सोचते हैं तो दो नेकलाइन थी, एक ये छोटा वाला हेड एंड शोल्डर बना था, दिख रहा है सबने। तो उसके लिए नेकलाइन ये छोटी वाली नेकलाइन थी जो कि कभी की ब्रेक हो गई और ब्रेक होने के बाद उसका टारगेट भी हो गया। टारगेट होने के बाद रिट्रेसमेंट आया। रिट्रेसमेंट पे हमें पता चला कि ये जो है ये क्या है, ये है बड़ा वाला हेड एंड शोल्डर। तो ऐसे में अगर ये बड़ा वाला हेड एंड शोल्डर है तो यहाँ पे इसको नीचे की तरफ जाना था। अभी उसकी नेकलाइन क्या है, तो इसकी नेकलाइन अगर आप देखोगे तो दिस वन इज नेकलाइन। और हमने पूरी थ्योरी जो है वो इसके इर्द गिर्द बनाई कि अगर ये नेकलाइन है और ये ब्रेक इतनी आसानी से नहीं होगी, ये वाली जो लाइन है ये इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होगी, क्योंकि इसके नीचे निकलते साथ ही मार्केट बिगर टाइम फ्रेम में क्या होगा, बियरिश साइकिल में चला जाएगा, जो कि इतनी इजीली नहीं जाना चाहिए। निफ्टी पे ऐसा कुछ भी नहीं है, इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। FII ने थोड़ी बहुत सेलिंग जरूर करी है, पर अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो इतनी कोई बहुत बड़ी सेलिंग नहीं है। अगर एक आदमी आपके देश में आकर के काफी समय से इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो एक टाइम आएगा जब वो प्रॉफिट्स बुक करेंगे, तो दे आर जस्ट बुकिंग प्रॉफिट। थोड़े समय में वो वापस से बाइंग साइड फोकस करेंगे। तो उसके लिए आप अगर बार बार उनको देख करके अपने डिसीजन स्विच करेंगे तो दे हैव सम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, और आपको अपना पर्सपेक्टिव सोच के चलना है। वो ये नहीं सोचते कि मैं 5,000 रुपए की SIP करूंगा तो आज से 20 साल बाद मेरे पास इतना पैसा होगा, जो कि अपन लोग सोचते हैं या आप लोग सोचते हैं। तो ये चीज को आपको समझना पड़ेगा कि आपका माइंडसेट क्या है मार्केट में आने का। एक आदमी आता है मार्केट में माइंडसेट लेकर के कि मैं 3,000 रुपए महीने की SIP करूंगा, 5,000 रुपए महीने की SIP करूंगा और आज से 20 साल बाद मेरे पास इतने करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा होगा। FII ऐसा नहीं सोचता है। FII आता है एक बार में, एक दिन में 3-3 हजार 4-4 हजार करोड़ रुपए लेके एक बार में पैसा डालता है और मार्केट वहीं से बढ़ता है एंड दे बुक द प्रॉफिट। तो दोनों चीज में बहुत अंतर है। यहाँ पे एक तरफ हम डाल रहे हैं 5,000 रुपए और वो डाल रहे हैं 5,000 करोड़ रुपए। तो बात को समझे, ये चीज समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। उनके गोल्स अलग है, उनके टारगेट अलग है। वो देखते हैं कि कितनी जल्दी वो कितना फास्ट सेफ रिटर्न कमा सकते हैं। अगर उनको US में रिटर्न मिलेगा दे गो इन US, अगर उनको जापान में रिटर्न मिलेगा तो जापान, और उनको अगर चाइना में रिटर्न मिलेगा तो चाइना। आप यहीं बैठ सकते हो, आप कहीं और नहीं जा सकते। आपके पास इतना फ्री हैंड नहीं है कि आप बोलोगे कि यहां से जाकर के मैं ताइवान के मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूं या फिर जापान के मार्केट में। तो ये सारे सिनेरियो को हमको समझ के चलना होता है। तो अब ये वाली थ्योरी के इर्द गिर्द हम थे, थ्योरी की बात कर लेते। तो ये वाली नेकलाइन बची रहनी चाहिए। इस वाले लॉजिक के साथ में हमने क्या कहा था कि मार्केट विल बी साइडवेज। क्या करेगा मार्केट, यहाँ पे नीचे जरूर आ रहा है, इस वाले जोन पे इसको ब्रेकआउट करता भी दिखेगा, पर अल्टीमेटली वो यहाँ पे क्या होगा, साइडवेज हो जाएगा। और वही चीज आपको यहाँ पे होती दिखाई दे रही है। अब यहाँ से जो है एक बार आगे की बात कर ली जाए। देखो, अभी भी वाली लाइन एकदम प्रोटेक्टेड है, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अगर इस वाली लाइन के नीचे ब्रेकडाउन होता है तो हम फिर हल्का फुल्का बेयरिश साइकिल में एंट्री करेंगे। ऐसे कोई बहुत बड़ी बेयरिश साइकिल नहीं होगी, क्योंकि मार्केट हमको फिर 22,000 के आसपास तक जाता दिखेगा। ध्यान देने वाली बात क्या है, एक बार अगर 22,600 के नीचे मार्केट ट्रिगर कर गया, 650 के नीचे ट्रिगर कर गया, तो इट विल बी अ कंडीशन ऑफ फ्री फॉल, जो कि 22,000 से 21,800 के आसपास जाके स्टॉप होगी। बोले अल्टीमेट लेवल क्या हो सकता है, आप ये बताओ। तो देखो, अल्टीमेट लेवल विल बी दिस लेवल 21,400, क्योंकि इसी वाले जोन के आसपास से मार्केट ने पलटी मारी थी। ये क्रूशियल लेवल की तरह रिएक्ट करने वाला है। तो यहां पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं आप लोगों के लिए। जिस किसी को भी ये जानना है कि व्हाट विल बी द सेफ्टी लेवल्स, तो ये आपका सेफ्टी लेवल्स रहने वाला है। ये वाला लेवल, ये जो है अपने लिए एक सेफ्टी का लेवल बनने वाला है। यहीं पर ही आकर के मार्केट होल्ड होगा
वर्स्ट के सिनेरियो में ये वाला सिनेरियो मैं देखता हूं, वर्स्ट के सिनेरियो। और अच्छा, अगर अपन बात करी जाए कितना परसेंटेज है, अगर आप ऐसे चेक करोगे तो इट विल बी 18%। तो वही जो कहानी करी जाती है 10%, 17%, तो वैसा ही कुछ आसपास आकर के बैठता है। ये अगर आप लेवल देखोगे तो ये 18% के आसपास बैठ रहा है। पर ये अभी हाल बिल्कुल भी इन नहीं है। मतलब अगर आप मुझसे पूछोगे कि ऐसा कुछ होता नजर आता है तो मैं बोलूंगा बिल्कुल भी नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट अभी और पॉज ले रहा है। और जिस हिसाब से यहाँ से कंटिन्यूस वो रिजेक्शन ले रहा है, कहाँ पे 22,800 के नीचे जैसे ही मार्केट निकलता है, एकदम से पता नहीं क्या होता है, बड़ी बड़ी बाइंग आती है, प्राइस वापस से ऊपर घूमना शुरू होती है। फिर से जैसे ही मार्केट 22,800 के नीचे निकलता है, फिर से एक शार्प रिकवरी आती है, फिर से मार्केट घूम के ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाता है। अभी अगर आप रिसेंटली देखोगे, मैं आपको वापस से छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाता हूं, तो 800 के आसपास वही रिजेक्शन हमको बार बार दिखाई देता है। कल के दिन भी यही सेम सिनेरियो बना था। अब बात करी जाती है कि कल के दिन क्या होगा। जैसे कि अगर हम बात करें मंडे को क्या सिनेरियो आपको दिखाई देता है, तो देखो मैं फिर से अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट लेवल दे रहा हूं, वो नोट डाउन कर लो। बोले सबसे पहला लेवल तो वही अपना नीचे का 22,800 के नीचे क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल भी कोई चांस बनता ही नहीं है 22,800 के नीचे मार्केट बंद होने का। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रख लो, ये मैंने नीचे में मार्क करा 800, ये आ गया मैं 800 पे, बस यहीं से आप पकड़ लो। इस वाले जोन के नीचे तो क्लोजिंग आनी ही नहीं चाहिए। इसको आप चाहो तो ठीक भी कर सकते हो कोऑर्डिनेट डाल करके कि यहाँ पे मुझे 800 के नीचे क्लोजिंग नहीं चाहिए, तो इसको मैं 800 कर देता हूँ। बस ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने 800 कर दिया। तो ये जो रेड लाइन आपको ऊपर वाली रेड लाइन दिख रही है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। अब देखो धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, ये जो लाइन है तो इसे स्लांटेड है, तो क्या मार्केट ऐसे धीमा धीमा करके ऐसे ऊपर से आकर के ऐसे नीचे तक आ सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल आ सकता है। तो ऐसे में आपका लेवल धीरे धीरे करके नीचे की तरफ मॉडिफाई होगा और वो वर्स्ट केस में कहाँ तक जाएगा? 22,450 तक, क्योंकि यहाँ पे दोनों लाइन का इंटरसेक्शन है। तो 22,450 इज द पॉसिबिलिटी कि मार्केट स्लोली ऐसा अगर ब्रेक करता है। तो बस ये लास्ट सिनेरियो है, ऐसा अजम्पशन लेके चल रहे हैं हम। और अगर अभी हाल ही फ्री फॉल करेगा तो फिर मैंने आपको अभी हाल नीचे का लेवल बताया था। अब आगे की बात करते हैं। यहाँ पे मैं एक और चीज बताता हूँ आपको, सटल तेजी इस वाले लेवल तक कब होगी। तो देखो यहाँ पे मैंने आपसे क्या कहा था कि मैं मार्केट में कैसे स्ट्रेंथ कैंडल देखना पसंद करता हूँ। बोले स्ट्रेंथ कैंडल क्या होता है? स्ट्रेंथ कैंडल मतलब ऐसा कैंडल जो कि यहाँ पर ऐसा बनता दिखाई दे, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ कैंडल। तो इस वाले जोन में आए थे क्या? हाँ आए थे। यहाँ से लॉन्ग बना था क्या? हाँ बना था। लॉन्ग बनने के बाद आपने ट्रेड लिया था? हाँ ट्रेड किए थे। एंड देन वी हैव एग्जिटेड आफ्टर दिस, क्योंकि वो वाली थ्योरी फिर से काम करती नजर नहीं आई कि मूव आया, मूव आने के बाद उसने होल्ड किया, वापस से फॉल किया एंड एग्जिट, दैट्स इट। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम? कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट या फिर माइनर प्रॉफिट या माइनर लॉस एग्जिट। अगर आप स्टॉक्स में जाते हैं तो स्टॉक्स डिफरेंट तरीके से परफॉर्म किए। कुछ सेक्टर ऊपर की तरफ मूव करे, कुछ सेक्टर नीचे की तरफ मूव करे, एंड ऑल इन ऑल इट वाज अ मिक्स्ड मार्केट। ओवरऑल ये सिनेरियो बना। अब आगे क्या? जैसे कि यहां से मिक्स्ड मार्केट से मतलब आप बोलोगे कि बैंकिंग एंड स्टील मेटल सेगमेंट वर होल्डिंग गुड, वो ऊपर का व्यू दिखा रहे थे। ठीक इसके अपोजिट डिफेंस और रेलवे नीचे का मूव दिखा रहे थे। तो ओवरऑल आप ऐसे देख करके चल सकते हैं। इसमें अगर आप फाइनेंस भी इंक्लूड करेंगे तो फाइनेंस भी ऊपर की तरफ का ही व्यू लेकर के चल रहा है। क्लियर? अब देखो, अगर अब ये बात कर ली जाए कि एकदम सटली बात करी जाए कि बिल्कुल कल का आसपास का क्या लेवल होगा, तो देखो नीचे का तो मैं बता चुका हूं 22,800 जो कि हमारा पहले से इंटेक्ट है। ऊपर में हम वेट करेंगे 23,240 के टूटने का। तो एक बार लाइन ड्रॉ कर देते हैं 23,240 पे। ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ली, यहां से पकड़ी, इसके कोऑर्डिनेट पे गया और 23,240 कर दिया। दिख गया सबने? ये लो। अब अगर आप लोगों को अच्छे से ध्यान हो, फिर से मैं बोलूंगा जाके प्रीवियस वाली वीडियो देखना, एक बार आराम से देखना, 2-3 वीडियो देखना, फिर यहां पे आना। 23,240 वाज द मेजर रेजिस्टेंस। मार्केट ऊपर चला, उसने रिटेस्ट किया 240 को और ऊपर निकला। अब एक बार जब 240 के नीचे निकल गया तो देखो 240 के नीचे होल्ड कर रहा है। यहाँ पे 240 इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस वाले जोन को छोड़ दो तो इसके बाद से 240 को ही मार्केट अच्छे से लेके चल रहा है। 240 बोल लो, 250 बोल लो, 270 बोल लो, एक ही रेंज है। वो 50 पॉइंट्स का ब्लॉक जो है वो बिल्कुल एक जैसा है। तो यहां से अभी भी वही वाली चीज कंटिन्यूस है। अगर आपको ट्रेंड पकड़ना है, देखो बेसिकली आई एम अ ट्रेंड ट्रेडर। मैं क्या करता हूं? ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूं। तो ट्रेंड पकड़ना है अगर मेरे को, तो मैं इस वाले जोन के बीच में काम नहीं करना चाहता। इसके ऊपर में तेजी करना या मध्य करना, डिपेंडिंग अपॉन ऊपर से कैसा कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, नहीं बनता है। और इसके नीचे बिल्कुल फुल फ्लैश मध्य करना, बस दैट्स इट। अब इसके बीच में आराम से बैठो। इसके बीच में मार्केट फंसती है। यहाँ पे जैसे डांस करा, फिर यहाँ पे 2-4 दिन डांस करा और अभी भी यहाँ पे 2-4 दिन डांस कर रही है। तो इसने आराम से डांस करने दो। नीचे में 800 के आसपास सपोर्ट पे आएगा और शार्प रिकवरी अगर दिखाई देती है तो आप समझ जाते हो क्या करना है। और ऊपर में 240 को टूटने का ब्रेक करना है, इसके ऊपर क्लोजिंग आने देना है, 240 के ऊपर क्लोजिंग आने देना है, तब जाके हमें रिएक्ट करना है। तो ये दो लेवल के बीच में साइडवेज मार्केट है, तो फिर क्या कर सकते हैं? तो आप लोगों को ऑप्शंस के बारे में पता होगा, जिसको नहीं पता है वो सीख सकता है इसी चैनल पे। उसके द्वारा कुछ काम करना होता है कि आप आइदर बुलपुट बनाते हो, बियर कॉल बनाते हो, आयरन कॉन्डोर बनाते हो, फिर हमें ऐसे कुछ वर्किंग करनी होती है।
इसके अलावा अगर बात कर ली जाए हमारे नियम की, जिसको हम फॉलो करते हैं कंटिन्यूसली इस वाले चैनल पे, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे इस सच कोई भी दिक्कत अभी हाल नहीं बनी है। क्यों नहीं बनी है? क्योंकि मार्केट बहुत आराम से आपको अपॉर्चुनिटी देता है, बार बार आपके रेट के आसपास जाता है, फिर आके आपको बाइंग देता है। अब जिसने यहाँ बाइंग करी है, जिसने इस वाले जोन में बाइंग करी है, उनका एवरेज यही कहीं है, कोई बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं भाग रहा है। तो ऑल इन ऑल ये वाली सिचुएशन है। लास्ट टाइम मैंने आपको एक ETF और भी बताया था, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो, BSL निफ्टी, जिसका रेट लगभग 26 रुपए 41 पैसे के आसपास है। और पिछली बार भी जब हम बात कर रहे थे तो इतना ही था, 26 रुपए 50 पैसे 55 पैसे के आसपास का इसका रेट रहा होगा। तो ऑल इन ऑल ये भी एक ETF है। अगर किसी को नियम के अनुसार निफ्टी 20 पे बाइंग करना बड़ा लगता है और उसके ओवरऑल परसेंटेज वाला नियम छोटा है, तो वो क्या कर सकता है, वो जाकर के अल्टीमेटली इस वाले ETF को चूज कर सकता है। और ऐसे बहुत सारे ETFs अवेलेबल है। इसके ऊपर मैं एक बहुत अच्छी सीरीज प्लान कर रहा हूं आने वाले समय में, तो आप लोग एकदम तैयार होकर बैठ जाओ, जहां पर मैं आपको बिल्कुल एकदम बारीकी से सिस्टमेटिक तरीके से ये बताने वाला हूं कि कैसे आपने क्या करना है। सबसे पहले ETF को चूज करना है। कहां से मैं ETF की लिस्ट निकालता हूं, वो वाली वीडियो पूरी आपको मिलेगी। उसके बाद अगर मैंने उस ETF की लिस्ट को निकाला है, तो ETF की लिस्ट को निकालने के बाद वहां पे बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं कि लो वॉल क्या होता है, बाकी के सिनेरियोस क्या होते हैं, इक्विवेटेज क्या होता है, तो वो सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे बारी बारी से। तो आई होप आप लोग एकदम तैयार होंगे। तैयार होने के लिए आपको इस वाले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा और जुड़े रहना होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट से। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है, तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।